नमस्कार साथियों, जय गौ माता की। मैं डॉक्टर राधा कृष्ण इजी सॉल्यूशन पे आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि हमारी गौ माता की, हमारी गाय की जो अवनति हुई है, जो लाखों की संख्या में हमारी गौ माताएं सड़कों पर विचरण करने को बाध्य है, उसका कारण क्या रहा है। क्योंकि आज आंकड़े कहते हैं कि बेसहारा गायों की संख्या बहुत बड़ी है। हमारी सड़कों पर, हमारी गली कूचियों में करीब 70 लाख से लेकर 1 करोड़ गौ माताएं विचरण करती हैं। बहुत सारी गौ माताओं को एक्सीडेंट कारण बन जाता है, उनको दुर्घटना का शिकार होना पड़ता है, कई लोगों की जान भी चली जाती है। तो ये दुख का कारण है। लेकिन क्या आपने कभी जानने का प्रयास किया है कि गाय माता की अवनति क्यों हुई, गाय माता का तिरस्कार क्यों हुआ? कि बहुत सारे लोग गौ माता की रक्षा में लगे हुए हैं, लेकिन उसके वास्तविक कारण के पीछे कोई जानने का कोशिश नहीं कर रहा है। 1960 तक हमारे देश में जो गौ माताएं थी, उनकी पहचान कुछ विशेष रूप से की गई थी। उस समय 36 नस्लों को पहचान किया गया था। गाय की उपयोगिता, गाय की बनावट और हमारे देश की जो भौगोलिक स्थिति, उसके अनुसार गाय की जितनी संख्या थी, उन नस्लों को हमने 36 कैटेगरी में विभाजित किया था। लेकिन आज तो हमने उन संख्या को बढ़ाकर 51 से 55 कर दिया है। यानी कि पिछले 15-20 सालों में गाय नस्लों की पहचान में वृद्धि हुई है। और इसलिए आज हम 51 से लेकर 55 गाय की नस्लों को पहचान पाए हैं। गाय की नस्लों की एक और भी विभाजन है, वो है गाय की उपयोगिता। हमारे जो पुराने विशेषज्ञ हुए हैं, गौ पशु विशेषज्ञ हुए हैं, उन्होंने गाय को 3 कैटेगरी में विभाजित किया है। पहली कैटेगरी उन गायों की है जो दुधारू देती है, दूध देती है। इनमें भी कुछ विशेष नस्ल हैं जो आज भी देखने मिल जाती है, हम उनसे परिचित भी हैं। इसमें साहिवाल सबसे पहले है, दूसरे पर गिर है, रेड सिंधी है, और उसके बाद थारपारकर की है। दूसरी नस्ल जो गाय की है, वो है बाहर भाग की, जो खेती में काम करते हैं, श्रम करते हैं, कोल्हू चलाते हैं, और जो गन्ने का रस निकालने का कार्य करते थे, उसके लिए उनकी उपयोगिता होती थी। भार ढोने की उपयोगिता होती थी। कार्य पोषण में बहुत सारी गाय गोवंश का काम उपयोग होता था, वहां भी उपयोगिता थी। तीसरे गायों को उस कैटेगरी में विभाजित किया गया है जो दूध भी देती हैं और श्रम भी कार्य करती हैं। इनमें गाय के बछड़े हैं, वो खेती के काम आते हैं, भार ढोने के काम आते हैं, बैलगाड़ी खींचने के काम आते हैं, कोल्हू चलाने के काम आते हैं, और एरीगेशन के, इनकी सिंचाई करने के काम आते हैं। बहुत सारी संख्या में कारपोरेशन भी कूड़ा कचरा ढोने के लिए इनका उपयोग करते थे। लेकिन अचानक 1980 से 82 से के बाद जब खेती में ट्रैक्टर की उपयोगिता शुरू हुई, एग्रीकल्चर में खादों का प्रयोग शुरू हो गया, कारपोरेशन ने बैलों को तिरस्कृत करना शुरू कर दिया। और उस समय एक चीज और भी बदलाव आया। उस समय तक हमारे गांव देहातों में, खेतों में आपको नंदी विचरण करते मिल जाते थे। आपको जो सांड है वहां स्वच्छंद जीवन यापन करते मिल जाते थे। ये उपयोगिता थी, ये कड़ी थी। और दूसरी तरफ मैं कहूं कि दुधारू गायों की बात करें, तो आज भी हमारे देश में ऐसी गायों की संख्या पर्याप्त है जो 20 लीटर तक, 22 लीटर तक पर डे दूध देने की सामर्थ्य रखती है। अधिकांश गाय उनमें ऐसी हैं जो 5-6 लीटर दूध देती हैं। यही एक कारण समझने का प्रयास करना है कि आज यदि हमारे पास 20-22 लीटर दूध देने वाली गाय हैं, तो वो इतने निम्न स्तर पर कैसे आ गई कि आज हम चारों तरफ देखते हैं कि अधिकांश जो दुधारू गाय है वो 6-7 रुपए लीटर का एवरेज दे रही हैं, और अधिकांश गाय उसमें हैं जो 1-1.5 लीटर दूध दे रही हैं। एक पतन कैसे आ गया? लोग कहते हैं कि इसके पीछे नंदियों की संख्या अपर्याप्त होने का एक कारण रहा है। लेकिन नंदी की उत्तम सीमन की उपयोगिता गाय संवर्धन में सिर्फ 40% से ज्यादा नहीं है। क्योंकि गाय का जब हम गर्भाधान कराते हैं, तो आधे क्रोमोसोम तो माँ के होते हैं और आधे क्रोमोसोम नंदी से, सांड से आते हैं। गाय के शरीर में करीब 60 क्रोमोसोम होते हैं। 60, उनको जोड़ी बना लीजिए, 30 जोड़ी। तो 30 जोड़ी में 29 जोड़ी क्रोमोसोम तो माँ के होते हैं, 29 जोड़ी पिता से आते हैं, और एक जोड़ी क्रोमोसोम जो माँ से ही जाता है, वो है सेक्स निर्धारण करने का, या बछड़ा बनेगा या बछड़ी बनेगी। ये विभाजन आज भी है, और ये सभी गायों में, चाहे वो भारतीय हो या विलायती हो या कहीं की भी हो, यहाँ तक कि याक के अंदर भी 60 क्रोमोसोम्स हैं।
तो क्रोमोसोम की नंदी की उपयोगिता से 40% है, और क्रोमोसोम की उपयोगिता इसलिए है कि कदकाठी अच्छी हो, वजन, उसकी शारीरिक सामर्थ्य अच्छी हो, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी हो, उसमें दूध पैदा करने की क्षमता हो। लेकिन 60% जो महत्वपूर्ण भूमिका रहती है वो पोषक तत्वों की, आहार की, न्यूट्रिशन की, और इसी को हमने तिरस्कृत कर दिया है, इसी को हमने भुला दिया। इसको, इसके विषय में हमने ज्यादा गंभीरता पूर्वक चिंता नहीं की, आज भी नहीं कर रहे हैं। हम सीमन के पीछे तो पड़े हैं कि उत्तम नस्ल का सीमन मिल जाए तो गाय का परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन नहीं, जब तक हम गाय के आहार पर, गाय के पोषण पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे, तब तक नस्ल सुधार का कार्य नहीं हो सकता। क्योंकि जी, अच्छा उत्तम वीर तो ले लोगे आप, सीमन तो ले लोगे, उससे नस्ल सुधार भी हो जाएगा, लेकिन उसको परिपक्व करने का कार्य कैसे, कौन करेगा? क्योंकि जो पोषण हम अपने गायों को देते हैं, अपने से करते हैं, हम जो पोषण प्रतिदिन लेते हैं उसमें 40% पोषण तो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य का रहता है, सक्रियता का रहता है। जो हमारे आंतरिक अंग हैं, अपनी सक्रियता को बनाए रखने के लिए ऊष्मा के रूप में प्रयोग करते हैं। लेकिन उसका एक बड़ा हिस्सा, एक महत्वपूर्ण आहार का हिस्सा है, वो हमारी गुणवत्ता के लिए कार्य करता है। हम यदि स्पोर्ट्समैन हैं, हम खिलाड़ी हैं, तो हमें अतिरिक्त पोषण चाहिए। यदि माँ गर्भवती होती है तो उसके गर्भ में जो बच्चा पल रहा होता है, उसके शारीरिक विकास के लिए पोषण चाहिए, तो माँ को इतनी मात्रा में अतिरिक्त पोषण लेना पड़ता है। यदि हम बौद्धिक कार्य करते हैं तो मस्तिष्क की क्षमता को बनाए रखने के लिए उसके लिए पोषक की आवश्यकता रहती है। यही बात गाय के ऊपर भी है। यदि गाय को हमें दुधारू बनाना है, तो दुधारू बनाने की जो ग्रंथियां हैं, जो जो उत्त की संरचना है, उनको परिपक्व करने के लिए जो महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की जरूरत है, वो देने की आवश्यकता है। लेकिन हमने पिछले 30-40 सालों में गाय को सिर्फ सूखा भूसा खिलाया है, और भूसे में की गुणवत्ता में निरंतर गिरावट आई है। उस भूसे में, उस चारे में वो न्यूट्रिशन नहीं है जो गाय को चाहिए। इसीलिए हमारी अधिकांश गायों में कई तरह के पोषक तत्वों की भारी कमी है। उसमें कैल्शियम की कमी है, कैल्शियम कमी से दांत कमजोर हो जाते हैं, शारीरिक विकास नहीं होता, हड्डियां रुक जाती हैं। इसलिए अधिकांश गायों की कद काठी है, छोटी पड़ने लगी है, घट गई है। कैल्शियम दूध के लिए भी आवश्यक है। यदि आप बिलायती गाय रखते हैं, तो मैं आपको बता दूं, बिलायती गाय जब बच्चा देती है, उसके 15 दिन तक 30-35 ग्राम कैल्शियम प्रतिदिन दूध के साथ त्याग देती है। वही स्थिति हमारी देसी गाय की भी है। देसी गाय भी जब दूध देती है तो उसमें काफी मात्रा में कैल्शियम फास्फोरस निकल जाता है। यदि इसकी आपूर्ति ना हो तो उसके शरीर में कमी आएगी आएगी। तो कैल्शियम की कमी नहीं, फास्फोरस की कमी भी है, जिंक की कमी है। और जिंक तो एक ऐसा पोषक तत्व है जो 70 से ज्यादा हमारी जो जैव रासायनिक क्रिया है उनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस एक अकेले जिंक की कमी से फर्टिलिटी घट जाती है, प्रजनन क्षमता घट जाती है, शारीरिक क्षमता में गिरावट आ जाती है, दूध की उत्पादनता में गिरावट आ जाती है, दूध ग्रंथि सक्रिय नहीं रह पाती है, या फिर श्रम करते हैं तो थकावट महसूस हो जाती है, कई तरह रोग की स्थिति बन जाती है। तो जिंक की बहुत महत्वपूर्ण है। जिंक के अलावा मैग्नीशियम है, कॉपर है, सेलेनियम है। विटामिन की बात की जाए तो हमारी गौ माता में विटामिन ए, बी से लेकर, यद्यपि वो कई विटामिन को अपने शरीर में उत्पन्न करने की क्षमता रखती है, लेकिन फिर भी भारी कमी है। विटामिन ए की कमी है, डी की कमी है। डी की कमी के कारण कैल्शियम के उपयोग, जो आप कैल्शियम दे भी रहे हो, उसकी उपयोगिता उसको नहीं लगती है, इसलिए दांत झड़ जाते हैं, हड्डियां कमजोर पड़ जाती है, टूट जाती हैं, शारीरिक विकास नहीं हो पाता है, दूध की उत्पादकता घट जाती है। तो विटामिन डी की भी कमी है। विटामिन डी के अलावा विटामिन ए की कमी है। और आपको बताऊं, दो जो पोषक तत्व है, मैं प्रयोग बताऊंगा, आप प्रयोग करके देखिए। यदि आपके पास गाय है, आपकी गाय ने अभी बच्चा दिया है, गाय नहीं भैंस है, तो उस पर प्रयोग करके देख लीजिए। अभी बच्चा दिया है तो आप अपनी गाय को, भैंस को निरंतर 50 ग्राम के आसपास अर्ग्यूमिन फूट नामक एक पाउडर आता है, अर्ग्यूमिन ARIMIN फूट, अब उसकी 50 ग्राम की मात्रा यदि आपकी गाय अभी ब्याई है, उसको उपयोग करना, और 15 दिन में आप देख लीजिए उसकी दूध पैदा करने की क्षमता में 40% की वृद्धि हो जाएगी, उसके भार में वृद्धि हो जाएगी। और यदि अभी आपकी गाय भैंस ब्याने वाली है तो 15-20 दिन पहले से, मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करता, छोटा सा प्रयोग बताया है कि आप करके देख लीजिए कि आप उसको 15-20 दिन से पहले से अर्ग्यूमिन फूट पाउडर देना शुरू कर दीजिए, और उसकी बच्चा देने के बाद दूध की क्षमता है उसको नाप लीजिए, आपको उसमें 40% की वृद्धि देखने को मिल जाएगी। और उसको निरंतर देते रहिए,
यदि आपकी बछिया है, नंदी है, जन्म देने के 15 दिन के बाद गिवन फूड शुरू करा दीजिए, 20 ग्राम की मात्रा में शुरू कराइए और धीरे धीरे 100 ग्राम की मात्रा में ले जाइए। काप स्टार्टर शुरू कराइए, आप देखिए उसकी ग्रोथ क्या है, और जब वो बछिया बनेगी, नंदी बनेगा, तो उसकी गुणवत्ता देखिए। मैं सहज साधारण प्रयोग बताया, मेरे को ज्यादा आपको विस्तृत प्रोटोकॉल नहीं बताया। आपकी गाय जो ब्याई है, भैंस ब्याई है, उसको अर्किमेन फूड के साथ में आप बाई प्लस बाई प्लस बाई फूड प्लस दे सकते हैं, वो आप बाई पास फैट दे सकते हैं। बाई पास फैट भी दूध की गुणवत्ता के लिए, दूध की मात्रा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। छोटा सा प्रयोग है। आप मात्र आपने एक छोटा सा, मैंने जैसे बताया कि आपकी गाय अभी ब्याई है, भैंस ब्याई है, तो उसको निरंतर आप 50 ग्राम के आसपास अर्किमेन फूड पाउडर जो है देना शुरू कर दीजिए। उससे न केवल आपके गाय की शारीरिक संरचना में, उसकी शरीर में आपको परिवर्तन दिखाई देगा, बल्कि उसकी जो दूध देने की क्षमता है करीब 40% बढ़ जाएगी। इनके साथ में आप कैल्शियम सप्लीमेंट दे सकते हैं। कैल्शियम सप्लीमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपकी गाय भैंस दूध अधिक मात्रा में देती है, पहले हम देते थे, खल देते थे, हम दाना देते थे, दाना खल की आज भी आवश्यकता है, लेकिन साधारण मात्रा में दूध लेना है, क्योंकि हमने देखा है कि 1980 के बाद हमारे गाय भैंसों को दूध देने की क्षमता जो रही है, आज भी है। भैंस की जो दूध देने की एवरेज क्षमता है 8 से 10 लीटर के आसपास है। कहते जरूर है 15 लीटर देने की स्थिति 3 महीने रहती है। आप कोई भी लाइए, आप कोई भी अच्छे से अच्छे गाय ले आइए, यदि उसकी सही देखभाल नहीं करेंगे, सही न्यूट्रिशन नहीं देंगे, तो उसकी एवरेज दूध देने की क्षमता जब आप लेके आए थे, जब 3 महीने के बाद आधी रह जाएगी। 3 महीने में पीक में रहेगी, लेकिन यदि उसको न्यूट्रिशन नहीं मिला तो उसमें कमजोरी आ जाएगी, कई पोषक तत्वों का अभाव हो जाएगा। तो यदि उससे बचना है तो आपको न्यूट्रिशन की देना, तो न्यूट्रिशन सामान्य आहार से पूरा नहीं हो पाता है। हम अपनी तरफ देखें, यदि हम अखाड़े जाते हैं, हम दौड़ लगाते हैं, खेल खेलते हैं, तो हमारी आवश्यकता साधारण रूप से पूर्ण नहीं हो सकती। आप अपने बच्चे को इंजीनियरिंग करवाना चाहते हो, नीट करवाना चाहते हो, क्या वो घर की पढ़ाई से उस परीक्षा को पास कर पाएगा? मैं समझता हूँ नहीं, क्योंकि मैं ऐसे व्यक्तिगत अनुभवों से गुजरा हूँ। मैं अनुभव की बात करता हूँ। आप देखते हो शहरों में कोचिंग भरे पड़े हैं, बुरे हैं अच्छे हैं वो बात दूसरी है, देखिए बिना कोचिंग के आपका बच्चा वो एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकता। ठीक है, यही स्थिति है। आप कंपैरिजन करते हो बिलायती गायों से जो 25 लीटर दूध देती है, 30 लीटर दूध देती है, सुनते हैं, आप उनकी तुलना में देसी गाय को रख देते हो, देसी गाय को देते हो सूखी भूसा, सूखी घास, चरी, बाजरे की कड़वी। भाई इनसे आहार की आपूर्ति नहीं होती है, उसमें कुछ भी नहीं है सिर्फ भूसे के अलावा। गाय को हमारे तरफ पौष्टिक भोजन की जरूरत है। आहार से उसको कैल्शियम भी चाहिए, उसे फास्फोरस भी चाहिए, उसे आयरन भी चाहिए, उसे जिंक भी चाहिए, मैग्नीशियम भी चाहिए, सेलेनियम भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए। हरे चारे से जितने विटामिन ए की आपूर्ति हो जाती है, लेकिन कम मात्रा में, पूरी आपूर्ति थोड़ी हो जाती है। फिर हम खल देते हैं, पहले तेल देते थे, बैलों को तो हम घी भी देते थे, बैलों को तो हम स्प्राउट चने भी देते थे, दलिया देते थे, उसी की आपूर्ति के लिए, ताकि उसके शरीर में वो आवश्यक पोषक तत्व पहुंच सके, वो न्यूट्रिशन पहुंच सके, और वो सहजता के लिए है। जैसे हम देखते हैं, आज से 20 साल पहले घर में 4-5 बच्चे होते थे, संतानें होती थी, तो साधारण भोजन, यदि साधारण जीवन यापन करना है तो आपके लिए यदि विशिष्ट बनना है, यदि आपको आर्मी में जाना है, तो आर्मी की तैयारी के लिए शरीर को सुदृढ़ बनना आवश्यक है, और शरीर सुदृढ़ तभी बनेगा जब आपको अतिरिक्त पोषक तत्व मिलेंगे। वही गाय की स्थिति है। तो मैंने कहा कि हमने गायों को पोषक तत्व देना बंद कर दिया। हमने जो हमारे पास जो गाय रखा का कार्य करने वाले जो बहुत सारे लोग हैं, मैं तो संतों से भी कहूंगा, क्योंकि मैं बहुत सारे संतों से परिचित भी हूँ। मैंने आज तक ऐसा कोई संत नहीं देखा जिसकी टेबल पर दवाओं का ढेर ना लगा हो। बात करते हैं गौमाला, गौमाता हर रोग की दवा है। दवा है यदि गौमा स्वस्थ है, यदि वो खुद कुपोषित है, खुद उसके शरीर में पोषण का अभाव है, न्यूट्रिशन की कमी है, तो वो आपको कैसे अयोग्यता प्रदानकारी अमृत स्वरूप दूध प्रदान कर सकती है।
यदि वो स्वस्थ है तो ही आप संपन्न हो सकते हो। स्वस्थ करने के लिए उसके आहार की देने की आवश्यकता है। तो सूखे चारे से, सूखे आहार से उसकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो सकती। उसको हरा चारा भी चाहिए, सूखा चारा भी चाहिए। सूखा, हरा और सूखा चारा उसके ह्यूमन के लिए आवश्यक है। बहुत सारे लोग कहते हैं गाय को चपाती दो, रोटी दो, गुड़ गुड़ ठीक है, 50-60 ग्राम की मात्रा में डेली गुड़ देना सफिशिएंट पर्याप्त है, क्योंकि गुड़ फर्मेंटेशन काम करता है। वो एनर्जी तो देता ही देता है, साथ ही पेट में पहुंचकर पाचन तंत्र के जो बैक्टीरिया हैं, जो जीवाणु हैं, उनको परिपक्व और सक्रिय बनाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन आप गुड़ी देते रहोगे तो बीमार हो जाएगी। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं चपाती, तो चपाती गाय का आहार नहीं है। हाँ, दाना उसका आहार है कि दाने से उसको बहुत सारे पोषक तत्व मिल जाते हैं। कैल्शियम, फास्फोरस तो मिलते ही मिलते हैं। इसके अलावा अमीनो एसिड मिल जाते हैं, कुछ विटामिन से उसको मिल जाती है। विटामिन तो हरे चारे से मिल जाती है, लेकिन हरे चारे में विभिन्नता चाहिए, मौसम के अनुसार परिवर्तन चाहिए, शुद्ध वातावरण चाहिए और उसको भ्रमण भी चाहिए। भ्रमण ना करेगा तो उसकी पेशियां कमजोर पड़ जाती है, उसके पाचन तंत्र में वो शक्ति नहीं रहती है। तो मेरा कहने का अर्थ है कि 1980 के बाद गाय के गाय गौ पालन में जो अवनति हुई है, आज हम उसका परिणाम देख रहे हैं। इसीलिए हमारे देश में 70 लाख से 1 करोड़ गौ माता सड़कों पर विचरण करने को आ। अब उसकी उपयोगिता कैसे, हम कैसे सुधार सकते हैं? तो सुधारने का पहला आंकड़ा यही है कि उसके आहार पर ध्यान दें, उसकी कुपोषणता को समाप्त करें। आज भी हमारे देश में कई ऐसे संस्थान हैं जो नस्ल सुधार में, संवर्धन के कार्य में लगे हुए हैं। तो वहाँ पहला परिपाटी यही है कि जो भी गाय वो चुनते हैं, उनकी पोषकता पर ध्यान देते हैं, उनके स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं, उनकी न्यूट्रिशन की कमी को दूर करते हैं। फिर सेकंड उनका जो ध्यान जाता है वो सीमन पर जाता है। उत्तम किस्म का सीमन आप आमंत्रित करते हैं, चाहे वो कहीं से भी लाना पड़े। और मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि हमारे यहाँ एक प्रचलन रहा है 1960 से, जो भी सीमन आपको मिले, सरकार ने विदेशी सीमन उपलब्ध करा दी है। किसानों को जानकारी नहीं, पशुपालकों को जानकारी नहीं है। वो गया पशु चिकित्सा केंद्र, वहां से जो भी उपलब्ध हुआ उसने गाय में रखवा दिया, भैंस में रखवा दिया, उससे नस्लें खराब हुई हैं। और इसीलिए आज हम, हमारे जो विशेषज्ञ हैं, नस्लों को रिकॉग्नाइज करने में, नस्लों को पुनः स्थापित करने में हताशा अनुभव करते हैं, क्योंकि ऐसी मिक्सिंग हो गई है। अब शुद्ध नस्ल को निर्धारित करना बहुत मुश्किल हो गया है। मैंने कहा, पहले भी मैंने आपको बताया कि नस्लों की 3 पैरामीटर है। पहला है कि वो किस क्षेत्र की हैं, कि जिस क्षेत्र में आप रहते हो उस क्षेत्र का प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। आपकी आंख, आपकी लंबाई, आपका चेहरा, आपका रंग रूप वहां के अकॉर्डिंग हो जाता है। आप यदि 1-2 पीढ़ी से वहां हैं तो वहां अपच बस जाते हैं, आपकी बोली में वो परिवर्तन आ जाता है। गाय के साथ भी वही है। और इसीलिए बहुत सारे मित्र कहते हैं कि वो गुजरात से गिर गाय लेके आए, अब गिर ब्याती नहीं है, अब गिर दूध नहीं देती है, अब गिर बेका। भाई होगी, क्योंकि वो खुश्क और गर्म वातावरण की गाय है। आपके यहाँ बारिश पड़ती है, आपकी ह्यूमिडिटी ज्यादा रहती है, ठंडी हवा चलती है, तो ऐसे में उसको अपने को व्यवस्थित करने में परेशानी आती है। और इसीलिए कहते हैं कि साहिवाल एकमात्र ऐसी गाय है, वो किसी वातावरण के कोड अपने को ढाल लेती है। और इसमें लाल सिंधी है, लाल सिंधी की दूध देने की क्षमता थोड़ी कम है, लेकिन वो तो हर मौसम के लिए अनुकूल है, उसकी जेनेटिक संरचना सबसे सशक्त है। इसलिए जितने भी गाय संबंधी रिसर्च हुई है वो रेड सिंधी को लेकर हुई है। थार पर कर तो गर्मी में जीती है, उसको 40-45 डिग्री से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, एक चीज और भी है, मैंने बहुत जगह देखा है कि गाय को एसी लगा दिया, गाय आरओ का पानी पीती है, गाय कूलर में। अरे भैया, हमारे देसी गाय को आरओ नहीं चाहिए, हमारी देसी गाय को एसी नहीं चाहिए, हमारी देसी गाय को कूलर नहीं चाहिए। वो गर्म तापमान की है, और यदि आप परिवर्तन करेंगे तो उसके हम पे जो कुबड़ कहते हैं उसमें बदलाव आ जाएगा, उसकी कानून संरचना बदल जाएगी, उसके स्वभाव में बर्ताव, उसकी गुणवत्ता में बढ़ाव आएगा। आप देखेंगे कि नस्ल जो अगली पीढ़ी उससे जन्म लेगी, उसकी गुणवत्ता में परिवर्तन दिखाई देगा आपको। तो इन बातों को आप ध्यान रखेंगे। मैंने थोड़ी सी बातें आपको बताया कि गाय की जो उत्पाद जो उपयोगिता है उसमें क्यों गिरावट है, क्यों उसको सड़कों पे विचरण करने के लिए मजबूर होना पड़ा, उसका कारण है। कुछ कारण और भी हैं, इनकी चर्चा मैं करूंगा। और हाँ, मैंने एक प्रयोग बताया, उसको आप अवश्य आप आगे देखें, चाहे आप गाय रखते हैं या भैंस रखते हैं।
यदि ब्याही है तो मात्र छोटा सा मैंने बताया कि आर के मैंने पाउडर ले आइए, उसको 50 ग्राम की मात्रा में आप सेवन कराना शुरू कर दीजिए। वैसे पूरी साल उसको करा सकते हैं, उससे उसका स्वास्थ्य सुधरेगा, कोई बीमारी नहीं आएगी, उसकी कद काठी यदि विकसित हो रही तो उसमें सुधार होगा, और जो बच्चियां वो जन्म देगी उसके स्वास्थ्य में देखिए, उस गुणवत्ता में देखिए, आप विस्मित हो जाएंगे। मैं छोटा सा प्रयोग बताया, वैसे तो और भी बहुत सारे प्रयोग मैं बताता भी रहता हूँ कि यदि आप बच्चियां पाल रहे हैं तो बच्चिया की परवरिश कैसे करें ताकि वो उत्तम गुणों संपन्न हो जाए। तो आप किसी भी नस्ल को, अब तो एम्ब्रियो टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, उस पर भी हम काम करते हैं। यदि आप रुचि रखते हो तो उससे संबंधित प्रश्न भी मुझसे कर सकते हैं, मेरे यहाँ आके जानकारी ले सकते हैं, सीख सकते हैं। मैं निःशुल्क सिखाता हूँ, मैं कुछ चार्ज नहीं करता। मेरा तो उद्देश्य पहले स्वास्थ्य के लिए था, मानव स्वास्थ्य के लिए का, तो मैंने उसमें जब गहरे में गया तो मैंने देखा मानव स्वास्थ्य में तब तक स्थिरता नहीं आ सकती जब तक उसका पोषण स्वस्थ ना हो। और पोषण स्वस्थ और पोषण न्यूट्रिएंट तब होगा जब मिट्टी स्वस्थ होगी, क्योंकि मिट्टी ही दूषित है, मिट्टी खराब है, मिट्टी में पोषक तत्वों की भारी कमी, हर पोषक तत्व की कमी है। जिंक की कमी हो गई है, कॉपर की कमी हो गई, जिंक की कमी हो गई है, आयरन की कमी है, क्रोमियम की कमी है, मैग्नीशियम की कमी, हर पोषक तत्व की मिट्टी में कमी है। और उसमें हम फसल ले रहे हैं, उसमें हम अनाज ले रहे हैं, सब्जियां ले रहे हैं, फल ले रहे हैं, फलों में भी कमी आ रही है। उन्हीं फलों को हम खा रहे हैं, उन्हीं चारे को पशु खा रहे हैं, गाय खा रही है, तो गाय के पशु के शरीर में भी कमी आ रही है, इसलिए बीमार पड़ रहे हैं, इसलिए उनकी जीवन काल घट रहा है। और इसी को लेकर फिर गाय से मेरा प्रेम रहा है, तो गाय के संवर्धन में तो अब गाय को लेकर प्रयास कर रहे हैं। मिट्टी से को यदि हमें ट्रीट करना है तो उस पर भी हमारे कई काम हमने किए हैं। हमने गाय के गोबर में कुछ मॉडिफिकेशन करके हमने गोबर भस्म के नाम से पाउडर बनाया। आप यदि ट्राई करना चाहते हैं, फ्री में मेरे यहाँ से 250 ग्राम का सैंपल ले सकते हैं। आप किसी भी चीज में उसका प्रयोग करके देख लें, साग सब्जियों में प्रयोग करके देखें, आप खेती में करके देखें, आप फलों में, और आपको विस्मित होगा कि आपकी मिट्टी ही नहीं सुधरेगी, आपकी उत्पादकता उसमें वृद्धि हो जाएगी। फलों की वृद्धि है, उनका हरियालीपन है, उनका स्वाद, सब कुछ परिवर्तन दिखाई देगा। फलों का स्वाद है, फलों की संख्या, हर जगह, क्योंकि हम तो प्रयास कर रहे हैं और हमारा कोई इसमें आर्थिक लाभ नहीं है। हाँ, अब आपसे प्रश्न है कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मैं कुछ चीज बेचने के लिए वीडियो नहीं बनाता कि आपको सिस्टमेटिक बताऊं, मैं थोड़ी नॉलेज देने के लिए करता हूँ, और नॉलेज में सामान्य भाषा में देता हूँ ताकि आप समझ सकें। वीडियो बड़े हो जाते हैं लेकिन शायद आपको कहीं से कुछ जानकारी मिल जाए, कुछ उपयोगिता नजर आ जाए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, मेरे बेल आइकन को प्रेस कर लें। और आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई शंका है, कोई जानकारी लेना चाहते तो निसंकोच आप मेरे को मैसेज बॉक्स कर सकते हो। आप यदि अपना नंबर भी उसमें डाल देंगे तो मैं स्वयं अपनी तरफ से जब भी मुझे समय मिलेगा मैं आप संपर्क करने की कोशिश करूंगा, आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद मित्रों।